नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो है निर्धनता। कल हमने बेरोजगारी पढ़ी थी। ये टॉपिक भी जो है वो डिमांड पे बनाया गया है। तो हम यहाँ पे निर्धनता पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले मेरी आपसे विनम्र रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और अभी जो कल मैंने एक वोटिंग के लिए डाला था, तो उसमें आप लोगों ने राजस्थान और भारत के भूगोल की रिक्वेस्ट की है, मतलब उसमें आपने वोटिंग ज़्यादा उसी को दी है। तो नेक्स्ट अब जो हम वीडियो डालेंगे वो राजस्थान के भूगोल और भारत के भूगोल पर ही हम वीडियो डालेंगे। इसके अलावा यदि किसी टॉपिक पर आपको कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, आपको ज़रूर उपलब्ध करवाई जाएगी। और कुछ मुझसे पूछते हैं कि भाई इनकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि सेम नाम से ही चैनल है उस पर, टेलीग्राम पे। तो वहाँ जा कर के आप कमेंट कर सकते हैं किसी टॉपिक की वीडियो यदि आपको चाहिए तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल पर हर एक टॉपिक की वीडियो उपलब्ध करवा दी जाएंगी यदि आपको रिक्वायरमेंट होगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निर्धनता की परिभाषा देखते हैं कि निर्धनता होती क्या है, इसकी क्या परिभाषा है। देखिए, निर्धनता का अर्थ सामाजिक आर्थिक स्थिति से है जिसमें समाज का एक भाग जो स्वास्थ्य दक्षता के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं को जुटा पाने में असमर्थ होता है। यानी कि जो ये निर्धनता है, ये क्या है? निर्धनता, धन की कमी। नाम से तो स्पष्ट हो ही रहा है, धन की कमी। जिसके पास धन कम हो वो निर्धन होगा। यानी कि ऐसा व्यक्ति या ऐसा समाज का समूह जो सामाजिक और आर्थिक रूप से अपने जीवन को स्वस्थ नहीं रख पाता हो, या फिर जीवन जीने के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं, आवश्यक उपभोग की वस्तुएं हैं, उनको पूर्ण रूप से जुटाने में असमर्थ हो, तो वह व्यक्ति या समाज का हिस्सा निर्धनता कहलाता है। यानी कि समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो एक बेसिक आवश्यकताएं जो होती है इंसान की, जिसमें आता है रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा। इन आवश्यकताओं की पूर्ति भी वो आसानी से नहीं कर पाता हो तो वह निर्धन कहलाएगा, यानी कि गरीब कहलाएगा। तो जब समाज का बहुत बड़ा भाग न्यूनतम जीवन स्तर से वंचित होकर केवल निर्वाह स्तर पर गुजारा करता है तो उसे व्यापक निर्धनता कहते हैं। यानी कि काफ़ी व्यापक फैली हुई निर्धनता कहते हैं, जब एक बड़ा समूह अपने जीवन स्तर को न्यूनतम स्तर पर ही निर्वाह करता है, यानी कि गुजारा करने में वो अक्षम होता है, तो वह गरीबी जो है वो व्यापक निर्धनता कहलाती है। अब ये जो निर्धनता है, इसकी गणना किस माध्यम से की जाती है तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम। निर्धनता की गणना, निर्धनता की गणना। देखिए, निर्धनता की गणना जो है वो सापेक्ष और निरपेक्ष दो रूप में की जाती है। अब सापेक्ष कैसे और निरपेक्ष कैसे? सापेक्ष का मतलब किसी अन्य व्यक्ति या समाज या देश के सापेक्ष यदि हम तुलना करके देखें तो वो होती है सापेक्ष निर्धनता। जैसे मान लो दो परिवार हैं, दो पड़ोसी हैं। एक परिवार के महीने की इनकम 1 लाख रुपए है, जबकि दूसरे की महीने की इनकम 50,000 रुपये है। तो उस पहले वाले परिवार की तुलना में जो दूसरा परिवार होगा वो निर्धन होगा, मतलब कि गरीब होगा पहले की तुलना में। तो ये कहलाती है सापेक्ष निर्धनता। क्योंकि दोनों ही निर्धन नहीं है, दूसरे वाला भी 50,000 रुपये महीना कमा रहा है तो वो निर्धन की श्रेणी में नहीं आएगा, लेकिन यदि तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो पहले वाले की अपेक्षा वो निर्धन है। तो ये कहलाती है सापेक्ष निर्धनता। तो देखिए, सापेक्ष और निरपेक्ष दो प्रकार की होती है। सापेक्ष दृष्टि से निर्धनता का मापन विभिन्न वर्गों, देशों के निर्वाह की तुलना करके की जाती है। निर्वाह का अर्थ क्या है? अब निर्वाह का अर्थ है आय, उपभोग, व्यय, ये सब। ये जो है ये निर्धनता की निर्वाह के प्रारूप बताए हैं, निर्वाह का अर्थ बताया है कि उसकी आय क्या है, उसमें से वो कितना खर्च कर रहा है, तो ये सब उसके निर्वाह के लिए बताए हैं। तो किसी भी देश या वर्ग की तुलना करके जब
कोई तुलना की दृष्टि से निर्धनता का पता चलता है तो वो सापेक्ष निर्धनता कहलाती है। निरपेक्ष निर्धनता क्या होती है? निरपेक्ष मापन में निर्वाह के न्यूनतम जरूरतों, जो कि भोजन, वस्त्र, कैलोरी, आवास आदि को रखा जाता है। जिन्हें यह न्यूनतम चीज़ों की उपलब्धता नहीं होती उन्हें गरीब कहा जाता है। और भारत में जो निरपेक्ष गरीबी का जो मापन है वो निरपेक्ष मापन के आधार पर ही किया जाता है। तो निरपेक्ष का मतलब हो गया कि जो वास्तव में गरीब है। वास्तव में गरीब का मतलब ऐसा व्यक्ति जो या ऐसा परिवार जो अपनी बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। बेसिक आवश्यकताओं में यहाँ बताया है न्यूनतम जरूरतों में वस्त्र, भोजन और आवास। लेकिन आज के समय में इनके साथ साथ स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दो भी बेसिक आवश्यकताओं में, बेसिक नीड्स के अंदर शामिल हो जाती है। तो जो व्यक्ति या जो परिवार अपनी बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता तो वह गरीब कहलाता है। और ये निरपेक्ष निर्धनता कहलाती है। जो वास्तविक निर्धनता है वो निरपेक्ष निर्धनता ही है। और हमारे देश में जो गरीबी का मापन किया जाता है वो निरपेक्ष निर्धनता के आधार पर ही किया जाता है। अब निर्धनता को देखने के लिए एक लाइन बनाई गई है, मतलब एक तरीके से एक आधार बनाया गया है जिसको कहते हैं निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा। तो वो क्या होती है देखिए। तो होता यह है कि एक निश्चित आंकड़ा ले लिया जाता है कि भाई इस लाइन से ऊपर के जो लोग होंगे वो निर्धनता से ऊपर आएंगे और उससे नीचे वाले जो लोग होंगे वो निर्धनता की श्रेणी में आएंगे। तो वो जो BPL जिसको हम बोलते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, तो वो गरीबी रेखा के नीचे की जो श्रेणी में आएंगे वो सब गरीब होंगे। तो वो गरीबी रेखा जो है वो क्या होती है, तो ये किसने बनाई? देखिए, सबसे पहले योजना आयोग इस पर कार्य करता था। अब चूंकि योजना आयोग जो है वो नीति आयोग में परिवर्तित हो चुका है, तो यदि ये प्रश्न पूछा जाए कि भाई निर्धनता का जो गणना है या जो निर्धारण है गरीबी रेखा का वो किसके द्वारा किया जाता है, तो वो नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। चूंकि ये पहले योजना आयोग के द्वारा किया जाता था, जिसको अब जो कि अब योजना आयोग की जगह नीति आयोग बन चुका है। तो योजना आयोग ने गरीबी रेखा हेतु कैलोरी के आधार पर कैलोरी को आधार बनाया था, जिसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी की उपलब्धता भोजन में होनी चाहिए। यानी कि नीति आयोग ने ये कहा कि भाई जो व्यक्ति भोजन कर रहा है उसके भोजन में, चूँकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग अधिक श्रम करते हैं तो उनके भोजन में अधिक कैलोरी की आवश्यकता होनी चाहिए, जबकि शहरी क्षेत्र के व्यक्ति जो हैं वो कम श्रम करते हैं तो उनको कम कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो इन दोनों के लिए अलग अलग मापदंड बनाए गए कि भाई 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी भोजन की मतलब भोजन में 2400 कैलोरी की आवश्यकता एक व्यक्ति को होनी चाहिए और ग्रामीण शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी की। तो ये उपलब्धता भोजन में होनी आवश्यक है, ये एक सीमा बना दी, ये एक लाइन बना दी। इस सीमा से कम यदि पोषण कोई व्यक्ति पाता है तो वो गरीब है, यानी कि वो गरीबी रेखा, ये जो रेखा बना दी, ये क्या बना दी? गरीबी रेखा बना दी। इस तरीके से यदि हम इसको समझे कि भाई यहाँ पर देखिए ये बना दी लाइन, ये कैलोरी इस तरीके से यहाँ पे ये कैलोरी का आंकड़ा ले लिया। तो यहाँ पे ये जो कैलोरी है ये किसके लिए? शहरी क्षेत्र के लिए तो 2400 और ग्रामीण क्षेत्र, सॉरी उल्टा बोल गई, 2400 तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए और 2100 शहरी क्षेत्र के लिए। तो यदि किसी व्यक्ति को भोजन में इससे कम पोषण मिलता है, यानी कि कम कैलोरी अगर वो लेता है, तो वो फिर क्या कहलाती है? वो गरीबी रेखा से नीचे कहलाता है, यानी कि वो BPL की श्रेणी में आता है। और यदि वो इस कैलोरी से अधिक भोजन में उसकी कैलोरी की मात्रा इससे अधिक होती है तो वो फिर BPL यानी कि BPL की श्रेणी में नहीं आता है और वो गरीबी रेखा से ऊपर आता है, यानी कि वो निर्धन नहीं कहलाता है। नेक्स्ट, योजना आयोग ने पोषण आहार संबंधी इन न्यूनतम जरूरतों के आधार पर 1973-74 के मूल्यों पर 40.09 रुपये तो ग्रामीण क्षेत्र में और 56.64 रुपये शहरी क्षेत्र में प्रतिमान की निर्धनता रेखा, यानी कि अगर मूल्य के आधार पर देखा जाए, रुपए के आधार पर देखा जाए, ये कब की बात हो रही है? 1973 टू 1974 की बात हो रही है यहाँ पे, कि यदि पैसों के आधार पर इसको तुलना की जाए मूल्य के आधार पर, तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए 40 रुपये
40.09 रुपये, और शहरी क्षेत्र के लिए 56.64 रुपये जो है वो एक पावर्टी लाइन बना दी गई, गरीबी रेखा बना दी गई। इससे कम अगर किसी व्यक्ति को ज़रूरत, मतलब इससे कम उसको मिलता है तो वो फिर गरीबी रेखा के अंडर आता है, और अगर इससे ऊपर उसके पास है तो वो फिर गरीबी रेखा से बाहर निकलता है, यानी कि वो गरीब नहीं होता है। अब गरीबी के कारण क्या क्या हैं, निर्धनता के क्या क्या कारण हैं? देखिए, सबसे पहला कारण है अधिक जनसंख्या। हमारे देश की जनसंख्या बहुत ही स्पीड से बढ़ रही है, तो ये एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती है जो आवश्यकताएं हैं वो व्यक्ति की बढ़ती जाती हैं, और उसके जो रोजगार के जो अवसर है वो कम होते जाते हैं। तो उस वजह से व्यक्ति जो है वो बेरोजगार हो जाता है, और बेरोजगार होने से फिर गरीबी होना एक बेरोजगार अगर व्यक्ति है तो वो गरीब धीरे धीरे हो ही जाता है। तो देखिए, उत्पादन और रोजगार के अवसर की तुलना में जनसंख्या वृद्धि अधिक होती है। कुछ लोगों को इस कारण कुछ लोगों को बेरोजगार होना पड़ता है, जो गरीबी के रूप में सामने आता है। तो सिंपल सी बात है कि जब व्यक्ति है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कम, उनके पास कमाने के साधन है कम, तो ऑब्वियसली व्यक्ति जो है वो बिना काम के रहना पड़ेगा, उनको बेरोजगार रहना पड़ेगा, और बेरोजगार यदि व्यक्ति है तो फिर निर्धनता आना बिल्कुल लाजमी है। दूसरा है जाति प्रथा। अब देखिए, जाति प्रथा किस प्रकार से गरीब निर्धनता को बढ़ाने में काम करता है। देखिए, कुछ जाति विशेष के लिए कुछ इस तरीके की प्रथाएं बना दी गई हैं कि कुछ विशेष काम विशेष जाति के लिए ही सौंप दिए जाते हैं कि भाई ये काम यही व्यक्ति करेगा। जैसे मान लो बाल काटने का काम है, तो एक मोस्टली ये देखा जाता है, या ये एक वो बना दी जाती है कि बाल जो है वो सिर्फ नाई ही काटेगा। ऐसे ही जूते वगैरह सीने का काम है तो वो मोची ही करेगा ये काम। तो इस तरीके के जो डेडलाइन बना दी जाती है समाज के द्वारा कि भाई ये काम उसी जाति के लोग करेंगे, तो कोई व्यक्ति वो काम करने दूसरा कोई व्यक्ति वो काम करने में सक्षम है, लेकिन वो इस प्रथा के चलते वो उस काम को नहीं कर पाता है, और इस वजह से वो बेरोजगार रहना पड़ता है, और बेरोजगारी निर्धनता का प्रमुख कारण है। तो देखिए, जाति प्रथा के कारण व्यवसाय जन्म के आधार पर ही निर्धारित हो जाते हैं, जिससे योग्य होने के बावजूद दूसरा कार्य करना संभव नहीं हो पाता। अन्य कार्य करना परिस्थिति के प्रतिकूल माना जाता है। तो ये थी जाति प्रथा। नेक्स्ट है, तीसरा कारण क्या है? कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। देखिए, हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है, और इसकी 75% जो जनसंख्या है वो कृषि पर ही निर्भर करती है, और देश की लगभग 80% जनसंख्या जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जो कि कृषि पर निर्भर है। कृषि उत्पादन संयुक्त परिवार की आवश्यकता पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं होता है। ऐसे में प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा, बाढ़ आदि की स्थिति निर्धनता को और अधिक दयनीय बना देती है। तो यहाँ पे देखिए, चूँकि हमारे देश की बहुत बड़ी जनसंख्या है जो कृषि पर आधारित है, और यदि एक संयुक्त परिवार है तो उस कृषि से जो संयुक्त परिवार है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति केवल उसी कृषि से नहीं हो पाती है, और अन्य स्रोतों से उसके पास यदि आय नहीं है तो फिर वो जो व्यक्ति है वो गरीबी रेखा के नीचे धीरे धीरे पहुंच जाता है। और उसके साथ साथ ही कभी कभी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे कि बाढ़ है, या फिर किसी समय, क्योंकि हमारे देश में जो बारिश है वो विषमता लिए हुए है, कभी कहीं अधिक होती है तो कहीं कम होती है, कभी किस समय होती है कभी किस समय होती है, अनिश्चितता लिए हुए होती है। तो इस वजह से कभी कभार सूखा पड़ जाता है, तो वो फसल जो होनी चाहिए थी वो भी नहीं हो पाती है, इस वजह से उसको गरीबी का सामना और अधिक करना पड़ता है। नेक्स्ट है, चौथा जो है निर्धनता का कारण है वो कालाबाजारी है। देखिए, जब भी कोई किसान के अपने खेत में कोई भी फसल उगाता है या सब्जियां उगाता है, तो जैसे ही वो बेचने के लिए जाता है तो उनका जो उत्पाद होता है वो बिचौलियों के हाथों में जाने से उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता। देखिए, आप इसका बिल्कुल ही सिंपल सा उदाहरण अगर हम देखें, तो जैसे कोई किसान है, सब्जी उगाता है, मान लो टमाटर उगाता है, तो जब वो
किसान अभी की अगर आज की हम बात करें तो आज टमाटर का भाव जो है 80 रुपये किलो हो रहा है, लेकिन क्या वो 80 रुपये किलो का भाव उस किसान के पास पहुंच रहा है जो खुद मेहनत करके उस टमाटर को उगा रहा है? नहीं पहुंच रहा है। यदि उस किसान के पास 80 रुपये का भाव पहुंच जाए तो वो किसान निर्धन नहीं रहेगा। लेकिन होता ये है कि जब किसान उस टमाटर को बेचने के लिए जाता है तो वो उसको जो मूल्य मिलता है वो मात्र 20 से 25 रुपये किलो या फिर 30-35 रुपये किलो में वो बेच के जाता है, और वो जो खरीदने वाले बिचौलिए होते हैं उनके माध्यम से वो बाहर मंडियों में और लोगों तक पहुंचता है। तो वो पहुंचते पहुंचते 80 रुपये का भाव हो जाता है, यानी कि जो वास्तविक जो मूल्य है उसका जो किसान को मिलना चाहिए था वो किसान को ना मिल करके वो बिचौलियों के हाथों में चला जाता है। इस वजह से किसान को अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। इस वजह से भी ये जो कालाबाजारी होती है इसकी वजह से भी किसान को यानी कि जो व्यक्ति होते हैं उनको निर्धनता का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है अज्ञानता एवं अंधविश्वास। देखिए, कुछ लोग जो गरीबी होती है उसी को अपनी किस्मत मान लेते हैं कि भाई हमारी तो किस्मत ही है ऐसी कि हमारे पास कुछ नहीं है। जबकि देखा जाए तो वो मेहनत करना ही नहीं चाहते, वे कोई प्रयास करते ही नहीं है, और अगर थोड़ा बहुत करने की उनके पास कुछ जमा पूंजी भी होती है तो वो फालतू की चीज़ों में उसको उड़ा देते हैं। देखिए, मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं कि जैसे कि यहाँ पे अगर मैं अपने यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर काफ़ी सारी जो भील जनजाति है, तो भील जनजाति के जो बच्चे होते हैं, मैं अगर मेरे स्कूल की बात करूँ तो भील जनजाति के जो बच्चे हैं वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। उनको चाहे कितना भी कह लिया जाए वो नहीं पढ़ेंगे। वो कॉपी पेन भी लेकर के स्कूल में नहीं आते हैं, और जब उनके पेरेंट्स को कभी बुला दिया जाता है तो वो आते भी नहीं है पहली बात तो, फिर भी कभी कभार कोई आ जाता है तो वो कहते हैं कि पढ़ के क्या करेगा। मतलब उनको ये लगता है कि पढ़ाई या फिर ये सब काम उनके लिए नहीं है, ये बड़े लोगों के काम है, यानी कि वो अपनी किस्मत ही इस चीज़ को मान लेते हैं। तो वो फिर उस कंडीशन से वो बाहर ही नहीं निकल पाते। वो जैसे खुद थे वैसे ही उनके बच्चे भी रहते चले जाते हैं, और वो इसी गरीबी के अंदर उनका जीवन पूरा ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे गरीबी जो है वो अंधविश्वास और अज्ञानता के कारण भी होती है। कुछ लोग गरीबी को किस्मत का दंड समझते हैं एवं वह कोई प्रयास नहीं करते, साथ में धार्मिक कर्म कांडों में अपने संचित धन को भी खर्च कर देते हैं। फालतू की चीज़ों में अपना जो पैसा कुछ थोड़ा बहुत उनके पास होता है वो भी खर्च कर देते हैं। नेक्स्ट है बेरोजगारी। तो ये तो बेरोजगारी तो सबसे बड़ा कारण है। जब व्यक्ति बेरोजगार होगा, उसके पास कोई रोजगार ही नहीं होगा, तो उसके पास कोई आय का साधन नहीं होगा, और आय का साधन नहीं होगा तो वो धीरे धीरे जो अगर उसके पास कुछ होगा तो वो भी खत्म हो जाएगा और वो धीरे धीरे गरीब होता चला जाएगा। व्यक्ति कार्य करने के योग्य है फिर भी उसे काम नहीं मिलता है, जिससे वह निर्धन बना रहता है। रोजगार नहीं मिलेगा तो धन नहीं आएगा, और धन नहीं आएगा तो निर्धन रहेगा। नेक्स्ट है कृषि क्षेत्र की तकनीकी पिछड़ापन। देखिए, ये भी एक गरीबी का मुख्य कारण है, क्योंकि हमारे पास खेत तो बहुत होते हैं, लेकिन उन खेतों में किस तरीके से खेती की जाए ताकि उसमें पैदावार को और अधिक बढ़ाया जा सके और अपने आप को इस गरीबी रेखा से ऊपर लाया जा सके, ये भी प्रशिक्षण किसानों को नहीं दिया जाता है। तो इस वजह से कृषि क्षेत्र में जो तकनीकी जो योजनाएं या फिर जो तकनीक नई नई टेक्निक्स आती हैं उनका इस्तेमाल वो अपने खेतों में नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से भी वो निर्धन बने रहते हैं। नेक्स्ट है प्रतिकूल जलवायु। देखिए, अगर हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में तो बहुत ही अनिश्चित जलवायु है उसका। कुछ स्थानों पर तो बर्फ़ बहुत अधिक पड़ती है और कुछ स्थानों पर रेगिस्तान है, कुछ पहाड़ी इलाके हैं। तो ऐसे स्थानों पर उत्पादन बहुत कम होता है, और इस वजह से वो जो लोग हैं वो ना तो कोई दूसरा कार्य कर पाते और ना ही उनके जो उत्पादन होता है वो इतना हो पाता है कि वो अपने परिवार के भरण पोषण पूर्ण रूप से कर सके। तो वहाँ पर भी बेरोजगारी और साथ में निर्धनता बनी रहती है। अब हम बात करते हैं निर्धनता के क्या दुष्परिणाम हैं, क्या समस्याएं हैं उत्पन्न होती हैं निर्धनता की वजह से, कि लोगों के पास जब धन नहीं होता, लोग जो गरीब होते हैं, तो उस वजह से क्या क्या समस्याएं पैदा होती हैं, तो उनकी हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला है जीवन की समस्या, कि निर्धनता से ग्रसित व्यक्ति का सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक जीवन अवरुद्ध हो जाता है। धन के अभाव में और चिंता में व्यक्ति उचित और अनुचित, पाप व पुण्य आदि के बीच भेद करने में असमर्थ हो जाता है। देखिए, जब व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता है तो फिर
वो सामाजिक रूप से भी अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस करता है और आर्थिक रूप से तो है ही वो। जब किसी व्यक्ति के पास पैसा नहीं होता तो वो किसी के साथ ज़्यादा बात करने की भी कोशिश नहीं करता। उसको लगता है कि अगर उसने तुझसे कुछ मांग लिया या उसकी बराबरी तो, क्योंकि हर व्यक्ति किसी दूसरे की बराबरी करना चाहता है तो उसकी बराबरी नहीं कर पाएगा, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा दुनिया से कटा कटा सा रहना शुरू कर देता है। और उसी चिंता में वो कुछ भी उसको समझ नहीं आता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्या पुण्य है क्या पाप है। वो कुछ भी करने के लिए उसको बिल्कुल समझ नहीं रहती, वो असमर्थ रहता है हर चीज़ को समझने में। नेक्स्ट है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। अब जब व्यक्ति के पास पैसे नहीं होते हैं तो वो अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं लेने के लिए भी कतराता है। यदि उसको कुछ हो जाता है तो देखिए, निर्धनता के कारण व्यक्ति को समुचित भोजन का अभाव होता है, कुपोषण, आवास की दयनीय दशा के का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उसे बीमारी, विकलांगता या अकाल मृत्यु ऐसी बातें भी उनके साथ हो जाती हैं। और जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उनके ऊपर ज़्यादा हावी होने लगती हैं। देखिए, होता ये है कि जब व्यक्ति गरीब होता है तो वो, अगर उसको पेट दर्द भी हो रहा है तो वो सोचेगा कि घर में इसका इलाज कर लिया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यदि तू हॉस्पिटल गया तो तुझे वहाँ पे पैसे लगेंगे और पैसे उसके पास होते नहीं हैं, तो वो फिर उस बीमारी को बाहर डॉक्टर को दिखाने के बजाय वो अपने घर में ही उसका इलाज ढूंढने की कोशिश करता है। और कभी कभी वो जो बीमारी या फिर अस्वस्थता है वो इतने भयंकर रूप ले लेती है कि फिर उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु तक भी हो जाती है। और जब कोई व्यक्ति निर्धन है तो वो अपने बच्चों का भी भरण पोषण या उनको पौष्टिक आहार नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से बच्चों में कुपोषण तक हावी हो जाती है और बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट है नंबर 3, भिक्षावर्ती। भिक्षावर्ती यानी कि जब व्यक्ति निर्धन होता है, उसके पास कोई काम नहीं होता है, तो फिर उसको पेट भरने की आवश्यकता तो होती ही होती है। अब वो पेट भरने के लिए यदि उसके पास कोई भी काम नहीं है तो फिर वो क्या करेगा, लास्ट में भीख मांगना शुरू कर देता है। तो निर्धन व्यक्ति को जब आय का कोई भी अवसर नहीं मिलता तो वह भीख मांगने के लिए भी मजबूर हो जाता है। नेक्स्ट है बाल श्रम। ये भी एक ही बहुत भयंकर एक समस्या है जो निर्धनता के कारण उत्पन्न होती है। होता ये है कि जब कोई परिवार में कोई मुखिया जो है वो अपने परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम यदि नहीं होता है तो फिर उस परिवार के छोटे बच्चों को भी वो काम पर भेज देता है ताकि वो परिवार को अच्छी तरीके से चला सके। या फिर कभी कभी किसी भी कारण से बीमारी वगैरह की वजह से परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। और वो जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो फिर जो पूरे परिवार का भार है वो छोटे बच्चों पर आ जाता है और वो बच्चे जो हैं वो बाल श्रम करने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं। तो जिन परिवारों का मुखिया परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं होता, उसके घर के बच्चों को भी कार्य करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। नेक्स्ट है अपराध एवं वेश्यावृत्ति। देखिए, निर्धनता के कारण कुछ व्यक्ति जीवोपार्जन के लिए अपराध एवं वेश्यावृत्ति को अपना लेते हैं और इससे उसको उनका नैतिक पतन भी हो जाता है। देखिए, आजकल अगर हम देखें अपने आसपास तो साइबर अपराध बहुत बढ़ चुके हैं, क्योंकि व्यक्तियों के पास रोजगार तो है नहीं तो वो अपना जो दिमाग है वो फालतू चीज़ों में लगाएंगे और फिर कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे उनको तुरंत पैसा मिल जाए। तो वो इस तरीके से वो लोगों को ठगी का शिकार भी बना लेते हैं और बहुत सारे अपराध करने के लिए वो आजकल तो न्यूज़ में हमने मतलब पढ़ के इतना दिमाग खराब होता है, इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए व्यक्ति किसी को मार तक देता है। अभी कुछ दिन पहले 1,000 रुपये के लिए मतलब किसी की हत्या कर दी जाती है। तो ये अपराध जो है वो किसकी वजह से बढ़ते हैं, ये निर्धनता की वजह से ही बढ़ते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है निर्धनता के कारण। नेक्स्ट है पारिवारिक विघटन। निर्धनता के कारण घर में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े, मारपीट आदि सामान्य बात हो जाती है, जिससे तलाक, अनैतिक यौन संबंध में लिप्तता होने लगती है और परिवार विघटित होने लगते हैं। जब परिवार बड़ा होता है, संयुक्त परिवार होता है, तो उस केस में आवश्यकता ज़्यादा होती है, लेकिन अगर व्यक्ति के पास रोजगार नहीं होता है तो फिर छोटी छोटी बातों को लेकर के उस घर में कलह होने लगती है और उसकी वजह से उस परिवार का विघटन होने लग जाता है और तलाक और ये अनैतिक यौन संबंध में लिप्तता आदि भी उसमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है आर्थिक एवं सामाजिक समस्या का दुष्चक्र। निर्धनता के कारण समाज में निम्न जीवन स्तर जो
दुष्चक्र है वो क्या है, निर्धनता के कारण समाज में निम्न जीवन स्तर, आर्थिक एवं सामाजिक शोषण तथा संघर्ष की समस्या उत्पन्न होती है, जो कि स्वयं निर्धनता उत्पन्न करती है। तो देखिए, जब जो निर्धन व्यक्ति होता है उसमें समाज उसका जो जीवन स्तर है वो समाज में निम्न स्तर का ही होगा, और निम्न स्तर के जो लोग होते हैं उनका आर्थिक शोषण और सामाजिक शोषण भी होता है, और फिर वो व्यक्ति जो है वो काफ़ी संघर्ष करता है जीवन के साथ, और धीरे धीरे वो और भी निर्धन होता चला जाता है। सिंपल से अगर हम आसपास के लोगों को भी देखें तो भी हमें ये चीज़ समझ में आ जाती है। अब सरकार ने निर्धनता को दूर करने के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। निर्धनता समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास, कौन कौन से प्रयास सरकार ने किए हैं। सबसे पहला है पंचवर्षीय योजनाएं। सरकार ने हर 5 वर्ष में योजना बना करके देश के विकास के लिए काफ़ी कार्य करने की कोशिश की गई है। हर तरीके के समाज को हर प्रकार से विकसित करने की कोशिश की गई है, तो उसके लिए उन्होंने योजनाएं बनाई है जो हर 5 वर्ष में चेंज होती जा रही हैं, तो उनको कहते हैं पंचवर्षीय योजनाएं। सबसे पहले पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत 1951 में हुई थी। तो 1951 में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई थी, जिसमें समाज के हर क्षेत्र के विकास को समाहित किया गया था। और अब जब विकास किया जाएगा तो जब विकास किसी देश का होगा, विकासशील देश होगा, तो उसमें रोजगार जो है वो ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न किए जाएंगे, और जब रोजगार ज़्यादा उत्पन्न होंगे तो लोगों की बेरोजगारी कम होगी, और बेरोजगारी कम होगी तो निर्धनता धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। छठी पंचवर्षीय योजना जो है उसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि भाई गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो छठी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ये तो थी पंचवर्षीय योजना जो कि विकास के लिए कार्य करती है। दूसरा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सन 1952 में शुरू किया गया था ये, और इसके अंतर्गत क्या किया गया था, कृषि, पशु और प्रबंधन, ग्रामीण और लघु उद्योगों का विकास, स्वास्थ्य तथा सामाजिक शिक्षा बेहतर करके बहुमुखी विकास पर जोर दिया गया था। लेकिन इस योजना का लाभ केवल धनी और शक्तिशाली ग्रामीण वर्ग के लोगों को ही मिला, जिसकी वजह से ये सफल नहीं हो पाई। ये जो योजना थी सामुदायिक विकास योजना, ये सफल नहीं हो पाई। उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई, तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। तो यहाँ पर प्रश्न भी बन सकता है कि भाई पंचायती राज व्यवस्था जो है उनकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। तो ये है बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज्य की स्थापना की गई। 1993 में इसे संवैधानिक दर्जा भी दिया गया। जब से लेकर के आज तक यह जो समितियां हैं, ये पंचायती राज है, ये ग्रामीण क्षेत्र में सफलतापूर्वक कार्यशील है, ये कार्य कर रही है कंटिन्यू। अन्य योजनाओं में कौन कौन सी हैं। 1970 के दशक में सामाजिक न्याय पर आधारित विकास को आदर्श माना गया था। सामाजिक न्याय पर आधारित विकास को आदर्श माना गया है, एवं सीमांत किसान, कृषि मजदूर, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाया गया, और जवाहर रोजगार योजना और स्वरोजगार प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए, जिससे कि गरीबी के प्रतिशत में कमी तो आई, लेकिन जनसंख्या वृद्धि के कारण कुल संख्या में निरंतर वृद्धि होती गई। तो 1970 के दशक में जो विकास किया गया था वो सामाजिक न्याय के आधार पर किया गया था, और जो किसान हैं उनके लिए, मजदूरों के लिए, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए योजना चलाई गई थी, ग्रामीण एकीकृत विकास योजना, IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और साथ में जवाहर रोजगार योजना और स्वरोजगार प्रशिक्षण। ये सब मजदूरों के लिए, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए तथा किसानों के लिए योजनाएं चलाई गई थी। इन योजनाओं से गरीबी के प्रतिशत में तो जरूर कमी आई, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती गई वैसे वैसे गरीब लोगों की संख्या में भी वृद्धि होती गई। नेक्स्ट है हरित क्रांति। देखिए हरित क्रांति का क्या रोल है निर्धनता को दूर करने में। देखिए 1966 में शुरू की गई इस क्रांति से देश के खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया।
यानी कि जब ये हरित क्रांति आई तो इस हरित क्रांति के आने के बाद जो हमारा देश है वो खाद्यान्न के लिए आत्मनिर्भर हो गया। और जब अपना देश आत्मनिर्भर हो गया तो उस कंडीशन में व्यक्ति की प्रति व्यक्ति जो आय है वो उसमें भी वृद्धि हुई। देखिए, जब खाद्यान्न अधिक मात्रा में उत्पन्न होगा तो अधिक लाभ होगा किसानों को। और चूंकि हमारे देश की जनसंख्या जो वो कृषि पर ही आधारित है तो फिर ओबियसली 80% लोगों को इससे फ़ायदा हो रहा है, तो फिर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होना तो लाजमी है। गरीबी में सुधार, गरीबी में सुधार, स्वास्थ्य में सुधार, ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार हुआ। किन किन चीज़ों में सुधार हुआ इससे? भाई प्रति व्यक्ति आय बढ़ी तो देखिए गरीबी में भी सुधार हुआ। जब गरीबी कम होगी तो व्यक्ति स्वस्थ रहने की भी कोशिश करेगा, स्वास्थ्य में सुधार हुआ। और ग्रामीण जीवन स्तर में भी सुधार हुआ। जिससे कृषकों की मानसिकता में नवाचार ग्रहण करने की प्रवृत्ति दिखाई देने लगी। हरित क्रांति से जब खेतों में उत्पादन अधिक हुआ तो फिर वो जो किसान लोग थे उनका भी मन नवाचार को ग्रहण करने की प्रवृत्ति उनके अंदर दिखाई देने लगी कि भाई नए नए नवाचार किए जाएं ताकि इससे हमारी जो आय है या फिर यूँ कहें कि आय या फिर फसल में वृद्धि हो, जिससे कि ज़्यादा फसल उगेगी तो आय भी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है मनरेगा। कल इस नरेगा के बारे में हमने पढ़ लिया था, रोजगार वाली जो बेरोजगारी वाली जो वीडियो थी उसमें डिटेल से पढ़ लिया है, तो आप वहाँ जा कर के उसको भी देख सकते हैं। निर्धनता में कमी लाने के लिए 2 फरवरी 2006 में इस योजना की शुरुआत की गई, जिससे 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई। यानी कि परिवार के जो सदस्य है उस सदस्य को 100 दिन का रोजगार अवश्य दिया जाएगा, इसकी गारंटी इस योजना के अंतर्गत दी गई। नेक्स्ट है निर्धनता दूर करने के सुझाव। अब क्या क्या सुझाव दिए जाते हैं? देखिए, निर्धनता को दूर करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। अब जो जो निर्धनता के कारण है उन सब कारणों को दूर कर दिया जाए तो वही सुझाव हो जाएंगे। सबसे पहला कारण था जनसंख्या वृद्धि, तो भाई जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण किया जाए तो निर्धनता दूर हो जाएगी। लोगों को अकादमिक शिक्षा के साथ साथ तकनीकी शिक्षा भी दी जाए। हमारे देश में जो शिक्षा प्रणाली है वो इस तरीके की है कि जो छात्र होता है उसको अकादमिक शिक्षा तो दी जाती है, लेकिन उसको तकनीकी शिक्षा या फिर उसके जो उसको जीवन कौशल का जो शिक्षा है वो उसको दक्ष नहीं किया जाता। यदि उसको दक्ष कर दिया जाए, उसको किसी भी क्षेत्र में दक्ष कर दिया जाए तो फिर वो आराम से अपना काम मतलब अपना खुद का कोई भी काम करके अपना जीवन यापन आराम से कर सकता है। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार पर शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई जाए। भ्रष्टाचार जो इतना बढ़ा हुआ है कि देखिए यहाँ पे भ्रष्टाचार से भी निर्धनता किस तरीके से जुड़ी हुई है। मान लो कि एक पोस्ट है, जिस पोस्ट पर किसी व्यक्ति को नियुक्ति दी जानी है, लेकिन अब अभी सिलसिला जारी ही है ये कि जब भी परीक्षाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं उन परीक्षाओं में इस तरीके का माहौल क्रिएट हो जाता है कि जो मेहनत करने वाले बच्चे होते हैं वो पीछे रह जाते हैं, और कुछ इस तरीके के व्यक्ति जो हैं वो जो कि ना तो मेहनत करते हैं और भ्रष्टाचार के चलते वो लोग उस नौकरी को लेकर के निकल जाते हैं, और जो मेहनत करने वाले होते हैं वो पीछे रह जाते हैं और फिर उनको इस गरीबी का सामना करना पड़ता है। तो इस भ्रष्टाचार पर भी शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई जानी चाहिए, जिससे जो व्यक्ति वास्तव में उस रोजगार के लायक है उस तक वो पहुंच जाए। ग्रामीण विकास की अत्यधिक जोर दिया जाए। ग्रामीण विकास पर अत्यधिक जोर दिया जाए। ग्रामीण विकास पर अत्यधिक जोर इसलिए दिया जाए क्योंकि हमारे देश की बहुत बड़ी जनसंख्या जो गाँवों में निवास करती है, तो वहाँ का विकास भी करके गरीबी को कम किया जा सकता है। युवाओं को रोजगार परक शिक्षा मुहैया करवाई जाए। ऐसी शिक्षा दी जाए, केवल उसको डिग्री तक ही सीमित नहीं रखा जाए। युवाओं को ऐसी शिक्षा दी जाए ताकि वो उस शिक्षा के आधार पर रोजगार उपलब्ध या प्राप्त कर सके। स्वरोजगार के लिए माहौल बनाया जाए, वह स्वयं अपना कोई रोजगार खोल ले, इस तरीके का माहौल क्रिएट किया जाए। सामाजिक कुप्रथा जैसे कि दहेज पर रोक लगाई जाए। अब देखिए यहाँ पर भी ये भी काफ़ी बड़ी विडंबना है कि हमारे देश में इतना आगे बढ़ने के बाद भी आज भी दहेज प्रथा बहुत ही बड़े तौर पर
बहुत ही विशाल मतलब कंप्लीटली पूरे देश में फैली हुई है। और इसकी वजह ये है कि किसी व्यक्ति के घर में मान लो 3 बेटियां हैं या 4 बेटियां हैं या 2 बेटियां हैं, तो उसको ये लगता है कि यदि उसके पास पैसे हैं तो ही वो अपने बच्ची का विवाह अच्छे परिवार में अच्छे लड़का उसके लिए ढूंढ पाएगा। तो वो व्यक्ति अपनी संपूर्ण जमा पूंजी, जीवन भर की जमा पूंजी को लगा देता है उनकी शादी करने के लिए, सिर्फ दहेज देने के लिए वो अपनी पूरी जीवन भर की कमाई उसमें डाल देता है। तो ये एक बहुत ही विकट समस्या है हमारे देश की। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोगों को ये जो समस्या है, ये समस्या लगती है या फिर आम बात लगती है, और आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या ये दहेज प्रथा वास्तव में बंद होनी चाहिए कि नहीं? इस पर आप कमेंट करके अपनी राय साझा कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल ही बंद हो जानी चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि लोग जो देने में सक्षम होता है, दहेज देने में सक्षम होता है, वो तो आराम से दे देता है, लेकिन जो गरीब आदमी होता है वो उस सक्षम व्यक्ति की देखा देखी करता है कि उसने इतना दिया तो मैं क्यों नहीं दूँ। और इस चक्कर में कई बार ऐसा होता है कि वो कर्ज लेकर के भी इस तरीके का कार्य करता है, और फिर सारी उम्र उसकी उस कर्ज को उतारने में निकल जाती है और वो गरीबी में अपना जीवन काट देता है। तो ये भी एक बहुत ही गलत चीज़ है जिसको बंद किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है स्त्री शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देना। स्त्रियों को भी शिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके और ये आवाज़ उठा सके कि भाई हम जब आप लोगों के बराबर अगर हम हैं तो फिर हम मतलब अपने माता पिता पर इतना इस दहेज का बोझ क्यों आने दें। तो स्त्रियों को भी शिक्षा दी जानी चाहिए। साथ में यदि स्त्रियों को शिक्षित किया जाएगा और अगर उनको भी रोज़गार मुहैया करवाया जाएगा तो वो भी अपने परिवार को पालने के लिए अपने पति के, अपने पिता के या अपने भाई का साथ दे पाएंगी, और वो जो परिवार है वो गरीबी रेखा से ऊपर उठ जाएगा। तो ये थे कुछ जो गरीबी को कम करने के लिए जो सुझाव थे। अब भारत में निर्धनता का आकलन किस प्रकार से किया जाता है? तो देखिए भारत में निर्धनता का आकलन निर्धनता रेखा से किया जाता है, जो हमने अभी पढ़ा था। और उसमें भी कैलोरी एक डिसाइड कर दी है कि ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी तक भोजन में अगर कोई व्यक्ति लेता है तो फिर वो गरीबी रेखा से गरीब नहीं होता है, और अगर इससे कम कैलोरी वो ग्रहण करता है तो फिर वो एक गरीब या फिर गरीबी रेखा से नीचे कहलाता है। तो ये जो गरीबी रेखा का निर्धारण है ये 1979 में वाई के अलग समिति द्वारा किया गया था, और पहली बार आधिकारिक निर्धनता आंदोलन का आरंभ हुआ, जिसमें पोषण संबंधी आवश्यकताओं में ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र के लिए 2100 कैलोरी के आधार पर निर्धनता रेखा का निर्धारण किया गया। उसके बाद फिर 1993 में लकड़ावाला समिति द्वारा निर्धनता के आकलन के लिए कैलोरी के उपभोग आधारित पद्धति को जारी रखते हुए राज्य विशिष्ट निर्धनता रेखा की अनुशंसा की गई, और वर्ष 2009 में योजना आयोग द्वारा तेंदुलकर समिति को नियुक्त किया गया, जिसने निर्धनता के आकलन की पद्धति को और अधिक परिष्कृत किया और निम्नलिखित प्रमुख परिवर्तनों की अनुशंसा की। देखिए सबसे पहले ये जो 1979 में वाई के अलग समिति का गठन हुआ, जिसने पहली बार आधिकारिक तौर पर निर्धनता आंदोलन का प्रारंभ किया। और ये जो आवश्यकता के लिए जो ये निर्धनता की रेखा जो निर्धारित की गई थी वो इसी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? वाई के अलग समिति के द्वारा 1979 में। जिसमें 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्र के लिए और शहरी क्षेत्र के लिए जो है वो 2100 कैलोरी निर्धारित की गई थी। इसके बाद 1993 में लकड़वाला समिति द्वारा निर्धनता के आकलन को इसी पद्धति को जारी रखा और राज्य विशिष्ट निर्धनता रेखा की अनुशंसा की। फिर इसके बाद 2009 में योजना आयोग द्वारा तेंदुलकर समिति को नियुक्त किया गया, जिससे निर्धनता के आकलन की पद्धति को और अधिक परिष्कृत किया गया। और क्या क्या अनुशंसा की कि भाई कैलोरी उपभोक्ता आधारित निर्धनता आकलन की पद्धति का त्याग करना, भारत में समग्र ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के लिए एक समान निर्धनता रेखा बास्केट को अपनाना। यहाँ पर जो निर्धनता रेखा थी वो ग्रामीण के लिए अलग थी और शहरी के लिए अलग थी। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो पद्धति हमने कैलोरी के आधार पर जो निर्धारित की है इसको तो हटा दिया जाए, और जो
निर्धनता रेखा जो है वो दोनों के लिए, शहरी और ग्रामीण और शहरी दोनों के लिए इक्वल कर दी जाए। स्थायी और अस्थायी मुद्दों का मूल्य समायोजन के माध्यम से निपटान करने के लिए मूल्य समायोजन प्रक्रिया में परिवर्तन। निर्धनता का अनुमान करते समय स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी निजी व्यय का समावेशन। देखिए, निर्धनता का अनुमान लगाते समय क्या करते थे कि केवल देखते थे कि भाई किसी के पास रोटी कपड़ा और मकान है कि नहीं है। तो देखिए, रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ स्वास्थ्य और शिक्षा को भी शिक्षा पर भी जो व्यय होता है उसका भी समावेशन इसके अंदर किया जाना चाहिए। एक समान संदर्भ अवधि आधारित अनुमानों के बजाय मिश्रित संदर्भ अवधि आधारित अनुमानों का उपयोग करना। एक समान संदर्भ अवधि की बजाय मिश्रित संदर्भ अवधि के आधार पर अनुमानों का उपयोग करना चाहिए। निम्न निर्धनता रेखा के संदर्भ में निरंतर हो रही आलोचना को देखते हुए निर्धनता रेखा के आकलन हेतु पद्धति को पुनः निर्धारण के लिए 2012 में रंगराजन समिति नियुक्त की गई। फिर ये जो तेंदुलकर समिति थी इसकी आलोचना हुई, इसने जो निर्धारण रेखा जो बनाई थी उस पर आलोचना हुई और उसके वजह से फिर इस जो आकलन जो निर्धनता का आकलन का जो आकलन हेतु जो पद्धति बनाई गई थी उसका फिर पुनः निर्धारण किया गया 2012 में। और ये किसके द्वारा किया गया? रंगराजन समिति के द्वारा किया गया और रंगराजन को इसमें नियुक्त किया गया। समिति द्वारा यह अनुशंसा की गई कि उपभोक्ता बास्केट में एक खाद्य घटक होना चाहिए और कुछ न्यूनतम पोषण आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करता हो तथा साथ ही उसमें व्यवहार द्वारा तय होने वाले गैर खाद्य व्यय को भी एक अवशिष्ट समूह के अतिरिक्त आवश्यक गैर खाद्य पदार्थ समूह जैसे कि शिक्षा, वस्त्र, वाहन और आवास किराए पर उपभोग व्यय को भी शामिल किया जाए। तो क्या हुआ कि अलग समिति के बाद तेंदुलकर समिति ने कहा कि भाई इसको हटा दिया जाए, जो कैलोरी के आधार पर जो पावर्टी लाइन बनाई जाती है उसको हटा दिया जाए और उसकी बजाय कुछ मिश्रित एक नहीं कुछ अन्य मूल्यों को भी इसमें शामिल कर दिया जाए। यानी कि उन्होंने क्या कहा था कि भाई जो अलग अलग कैलोरी के आधार पर जो अलग अलग बनाई गई थी शहरी और ग्रामीण, उनको मिला करके एक कर दिया जाए और स्वास्थ्य और शिक्षा को भी इसमें शामिल किया जाए। तो फिर उसके बाद रंगराजन समिति ने क्या किया, उसकी आलोचना हुई और आलोचना होने के बाद रंगराजन समिति ने कहा कि भाई न्यूनतम पोषण आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करने वाला एक घटक तो होना ही होना चाहिए, साथ में इसके साथ गैर खाद्य व्यय का भी एक घटक शामिल होना चाहिए जैसे कि शिक्षा, वस्त्र, वाहन एवं आवास इत्यादि। यानी कि खाने के साथ साथ अन्य आवश्यकताओं का भी एक आंकड़ा होना चाहिए। VRN रिपोर्ट के अनुसार, हाँ अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ आंकड़ों की, गरीबी से संबंधित आंकड़ों की। तो VRN रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2005-06 से वर्ष 16-17 के बीच की अवधि में कम से कम 271 मिलियन लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया। 2005-06 से लेकर के 16-17 तक करीब 271 मिलियन लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला गया है। वैश्विक MPI के अनुसार वर्ष 2005-06 में पूरे भारत में 640 मिलियन से अधिक लोग बहुआयामी गरीबी में थे और 16-17 तक गरीबी में रहने वालों की संख्या घटकर 369.55 मिलियन हो गई। यानी कि 640 से कम हो गए। 640 कब थे? 2005-06 में, और 2016-17 में ये कम होकर के हो गए 269.55%। अनुमान के मुताबिक वर्ष 16-17 में भारत की 27.9% आबादी गरीब थी और शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से गरीबी में कमी आई है। अब विश्व बैंक की रिपोर्ट देख लेते हैं कि विश्व बैंक के अनुसार क्या कुछ दिया हुआ है। विश्व बैंक की अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा जो कि अत्यंत गरीबी का आकलन करती है के अनुसार भारतवर्ष में 2011 के 21.2% से घट करके 2015 में 13.4% हो गई है। विश्व बैंक गरीबी को निरपेक्ष रूप से परिभाषित करता है।
विश्व बैंक के अनुसार प्रतिदिन 1.90 अमेरिकी डॉलर से कम पर आय स्तर जीवन को अत्यधिक गरीबी के रूप में परिभाषित किया गया। यानी कि जो विश्व बैंक की जो राष्ट्रीय गरीबी रेखा है उसमें बताया गया है कि उसके आधार पर ये बताया गया है कि भाई भारत में 2011 में जो गरीबी थी उसका प्रतिशत था 21.2%। 2011 में, जो कि 2015 में कितना हो गया, 13.4% हो गया घट करके। विश्व बैंक जो गरीबी को परिभाषित करता है तो वो निरपेक्ष गरीबी को परिभाषित करता है। निरपेक्ष गरीबी से तात्पर्य है कि वास्तविक गरीबी, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिनकी निजी जो प्रश्न मतलब बेसिक नीड्स थी जो उनको भी पूरी वो नहीं कर सकते हैं। तो विश्व बैंक ने विश्व बैंक के अनुसार प्रतिदिन 1.90 अमेरिकी डॉलर से कम आय स्तर को गरीबी के रूप में परिभाषित किया गया। इसके अलावा गरीबी उन्मूलन दिवस जो है वो 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र, ये सबसे पहले इसकी शुरुआत कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र में 22 दिसंबर 2092 को हर एक साल से 1992 से हर एक साल 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। इस दिन अलग अलग देशों में गरीबी के बारे में जागरूकता तो फैलाई जाती है, साथ ही गरीबों के विकास के लिए तमाम तरह की योजनाओं की शुरुआत भी की जाती है। यानी कि 1992 में इसकी शुरुआत हुई, जो कि 17 अक्टूबर से अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर बहुत सारी मतलब अलग अलग देशों में गरीबी के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ बहुत सारे जो विकास योजनाएं हैं उनकी भी शुरुआत की जाती है। पहली बार 1987 में फ्रांस में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया था। 1987 में फ्रांस में सबसे पहला गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया था। इस दिन लगभग 1 लाख लोगों ने मानव अधिकारों के लिए प्रदर्शन किया। यह आंदोलन ATD फोर्थ वर्ल्ड के संस्थापक जोसेफ व्रेंसिकी द्वारा शुरू किया गया। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस की थीम हर साल बदलती रहती है। 2021 की थीम क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2021 की थीम क्या थी? 21 की थीम थी बिल्डिंग फॉरवर्ड टुगेदर। बिल्डिंग फॉरवर्ड टुगेदर ये रखी गई थी 2021 की थीम अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस की। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।